नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन को डिस्कस करेंगे। अगर हम भारत की खेती को देखते हैं तो भारत की क्या पूरे विश्व की खेती को देखते हैं तो उसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। वो एक सबसे महत्वपूर्ण जो जो फैक्टर होता है वो होता है मौसम, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरा फैक्टर होता है वो होता है इकोलॉजी। तो इसमें अगर देखते हैं तो ये आता है एग्रो, इसको बोला जाता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन और इसको बोला जाता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है अब इसको देखते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज अ लैंड यूनिट in term of major climate for certain range of crop production। मतलब होता ये है कि ये एक लैंड यूनिट होता है जिसमें मेजर क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। अगर इसका हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन वेस्टर्न हिमालयन एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया का होता है। उसमें अगर 4 राज्य आते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। अगर उसका क्लाइमेटिक कंडीशन हम देखते हैं तो मोटा मोटी इस पूरे रेंज में एकदम सिमिलर होता है। जैसे उसका टेम्परेचर एक जैसे होता है, सॉइल टाइप एक जैसे होता है, जो वाटर का रिसोर्सेज है मोटा मोटी एक जैसे होता है। तो ये सारे फैक्टर जो होता है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को डिस्क्राइब करता है। जिसपे बेस्ट इसका क्लासिफिकेशन हुआ था वो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद आता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन अर्थ सरफेस का एक ऐसा पार्ट है जो कैरेक्टराइज होता है डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल रिस्पांस। जैसे जो डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल रिस्पांस जो माइक्रो क्लाइमेट के लिए दिया जाता है वेजिटेशन के द्वारा और फ्लोरा एंड फौना के द्वारा, सॉइल के द्वारा और एक्वेटिक सिस्टम के द्वारा, उसके ऊपर इसकी पहचान होती है। दरअसल बात होती ये है कि अगर हम जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को डिस्कस करते हैं तो वो मेजर लेवल पर हो जाता है, लेकिन अगर इकोलॉजिकल जोन को डिस्कस करते हैं तो वो काफी माइनर लेवल पर होता है। और क्लाइमेट और इकोलॉजी ये दोनों एक दूसरे से मिलते तो हैं पर बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। एक ही रीजन में इकोलॉजिकल जोन इकोलॉजी होता है वो अलग हो सकता है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन उसका अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो असम में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है उसका इकोलॉजी और उसके जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेटिक जोन है वो सब एक में आता है, और तो इसका क्लाइमेटिक जोन और इकोलॉजी दोनों डिफरेंट होता है। ये होता है इकोलॉजिकल जोन। उसके बाद आता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग का स्टार्टिंग 7वें 5 ईयर प्लानिंग के द्वारा हुआ था। दरअसल होता ये था पहले कि जो भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने 1947 के बाद वो अपने 5 साल की कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा तैयार कराते थे, एक प्लानिंग तैयार कराते थे, जिसको पंचवर्षीय योजना और 5 ईयर प्लानिंग कहा जाता था। इसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर में नया जो रिवॉल्यूशन लाया जाए, नया तरीका से इसको इवॉल्व किया जाए, इसके लिए 1988 में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग ये हुआ। इसका उद्देश्य ये था कि सभी एरिया का साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पर एटमॉस्फेयर को बिना डिस्टर्ब किए एलाइड एक्टिविटी का इंटरेक्शन करके और सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, और ताकि ये जो एरिया है उसका बैलेंस डेवलपमेंट हो। इसको हम लोग होलिस्टिक अप्रोच करते हैं। दरअसल बात ये था कि भारत की सभी अलग अलग जोन अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे थे, मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने का कोशिश कर रहा था। इस पे सरकार पहले ध्यान तो देती नहीं थी ब्रिटिश पीरियड में, और बाद की सरकारें 1988 तक मोटा मोटी सुस्त रही। बाकी और एक कार्यक्रम में वो एक्टिव रहे और काम करते रहे, लेकिन एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ नहीं। रिवॉल्यूशन इन द सेंस कि कोई बड़ा स्टेप सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। तो इसके वजह से लोग अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करते रहे जैसे लोग सोचे। लेकिन जो ये प्लानिंग हुआ तो उसका ये उद्देश्य था कि जैसे कि भारत के अलग अलग जोन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है और उसका जो खेती का पैटर्न है वो भी अलग अलग होता है।
तो जैसे कि आप लेते हैं नॉर्थ ईस्ट को, तो वहाँ पर जो खेती होती है, तो हम लोग के उत्तरी भारत के जैसे अन्य क्षेत्रों में खेती होती है, धान गेहूं उपजाया जाता है, वैसे वहाँ पर नहीं उपजाया जा सकता है, इसलिए कि वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में धान गेहूं उपजाना बहुत आसान काम नहीं है। वहाँ पर अधिकतर चाय की खेती होती थी, लकड़ी की बागवानी होती थी, जो जरूरत की चीज होती थी तो वो लकड़ी की फुलफिल हो जाता था। हॉर्टिकल्चर काफी डेवलप था। भारत के उस राज्य के अलावा अन्य राज्यों में हॉर्टिकल्चर उतना बढ़िया से डेवलप नहीं था। तो अगर हमको जैसे कि ऑरेंज मंगाना होता है, तो असल में ऑरेंज सस्ता मिलता है, लेकिन आप महाराष्ट्र साइड में जाइएगा तो वहाँ ऑरेंज की कमी होती है, तो वहाँ महंगा मिलता है। अगर हम सेब का एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल वही होता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में और फिर जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया क्वालिटी का सेब और बहुत सस्ते दाम पर मिलता है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में सेब की महंगाई ज्यादा होती है। तो अगर हम वहां से सेब खरीद के अन्य जगहों पर भेजते हैं और दूसरे जगह से, जैसे कि धान हुआ या गेहूं हुआ, ये चावल हुआ, इसको हम लोग हिमाचल प्रदेश भेजते हैं, तो उन लोग का भी डेवलपमेंट होगा। उन लोग फल के द्वारा कमाई करेंगे और अनाज के द्वारा अपना पेट भरेंगे। इसके लिए ये प्लानिंग तैयार किया गया है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन का क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पर ध्यान दिया गया है, जैसे रेन, टेम्परेचर, सॉइल टाइप, क्रॉप पैटर्न, वाटर रिसोर्सेज, ट्रोपोग्राफी, हाइट फ्रॉम सी लेवल और नेचुरल रिसोर्सेज। ये कुछ बेसिक जो फैक्टर हुए, इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। अगर हम सॉइल टाइप का लेते हैं, तो जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में एलुवियल सॉइल टाइप मिलता है, लेकिन अब सेकंड जो होता है ईस्टर्न हिमालयन रेंजेस में जाइएगा तो वहाँ रेड ब्राउन जो टाइप के सॉइल मिलते हैं, वो कम फर्टाइल होते हैं। तो ये हुआ एक दूसरा फैक्टर हुआ वाटर रिसोर्सेज। नॉर्थ ईस्ट में वाटर रिसोर्सेज ठीक ठाक अमाउंट में पाया जाता है। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ वाटर रिसोर्सेज बहुत कम पाया जाता है। और उसके बाद आता है क्रॉप पैटर्न। जो क्रॉप पैटर्न हम लोग नॉर्मल रेंज में यूज करते हैं, जैसे कि जब आप पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, इसका देखेंगे तो नॉर्मली लोग धान की खेती करते हैं और गेहूं की खेती करते हैं। लेकिन अगर आप वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में जाते हैं, तो वहाँ पर जूमिंग होती है, मतलब कि पहाड़ को काट के उस पर खेती किया जाता है, तो वो काफी टफ होता है। उसके बाद हाइट ऑफ सी लेवल। लद्दाख इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो वैसे ही अगर कोई देखते हैं कि जो आइलैंड वगैरह होते हैं, वो सी लेवल के तुलना में काफी नीचे होते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स कोई फील्ड, जैसे कि आप झारखंड को लेते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज में कोयला के खदान के मामले में बहुत धनी है, लेकिन अन्य राज्य उसके तुलना में नहीं है। इसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। अब इस प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था उसको समझते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हर एक एरिया का पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्टिव का करेक्ट एनालिसिस हो। उसके बाद बैलेंसिंग बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑन नेशनल लेवल। तीसरा, मोर बेनिफिट टू प्रोड्यूसर। चौथा, लैंडलेस फार्मर को जॉब प्रोवाइड किया जाए। अगर हम ये देखते हैं कि किस एरिया का क्या पोटेंशियल है और उसकी क्या प्रोस्पेक्टिव है, उसका करेक्ट एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके लिए भी सहूलियत होती है। और बाकी जिसके पास पोटेंशियल वो नहीं है, जिसके पास वो प्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो उसको भी बेनिफिट होता है। अब आता है बैलेंसिंग बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिमांड। बैलेंसिंग, इसका मेन उद्देश्य ये था कि अगर हम प्रोडक्शन देख लेते हैं कि कितना अधिक प्रोडक्शन हो रहा है और उसका डिमांड कहाँ कहाँ अधिक है, उसको हम भेज देते हैं, सप्लाई कर देते हैं नेशनल लेवल पर, तो इसका हम लोग बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं प्रोडक्शन और डिमांड की बेसिस पर। तीसरा, मोर बेनिफिट टू प्रोड्यूसर। अगर कोई किसान अपना खेती बहुत बढ़िया तरीके से करता है, उसका प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, लेकिन वो अपना कंजम्पशन करके उसको बेच नहीं पाता है और अपना इनकम नहीं बढ़ा पाता है, तो क्या होता है कि उसको उतना फायदा नहीं मिल पाता प्रोडक्शन का। तो इसका ये भी एक प्रोस्पेक्टिव था कि प्रोड्यूसर को अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंचाया जाए। चौथा जो पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम खेती की फील्ड में देखते हैं, तो काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर मतलब कि जॉब क्रिएट किया जा सकता है भारत में, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसका डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से ही होता है और हुआ है। तो इसलिए इस फील्ड में हम अगर ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो इंडिया का जीडीपी और ग्रोथ काफी अच्छा होगा। भारत का टोटल
जियोग्राफिकल एरिया जो होता है वो 229 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 143 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। अब इस टोटल जियोग्राफिकल एरिया को रीजन को वाटर सरप्लस, वाटर डिफिसिट और क्रॉप पैटर्न के बेसिस पर 15 जोन, 72 सब जोन और 436 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर डिमार्केशन ऑफ सब जोन एंड डिस्ट्रिक्ट, ICAR ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्लानिंग एग्रीकल्चर रिसर्च प्लानिंग के 127 रीजन को अपने आप में एसिमुलेट किया, उसका एनालिसिस किया। उसके बाद जो है सब जोन जो 72 है और 436 डिस्ट्रिक्ट का डिमार्केशन हुआ। अब देखते हैं जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसमें सबसे पहले एक नंबर पे आता है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, 2 नंबर पे आता है ईस्टर्न हिमालयन रीजन, 3 नंबर पे आता है मिड लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन, और 4 नंबर पे आता है मिडिल गैंगेटिक प्लेन रीजन, 5 नंबर पे अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन और 6 नंबर पे आता है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन। उसके बाद आता है ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल रीजन, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, सदर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, ईस्ट कोस्टल प्लेन एंड हिल रीजन, वेस्ट कोस्टल प्लेन एंड हिल रीजन, गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन। उसके बाद आता है वेस्टर्न ड्राई रीजन, उसके बाद आइलैंड्स रीजन। ये टोटल 15 रीजन में भारत का क्लाइमेटिक जोन डिवाइड हुआ है। अब इसको एक्सप्लेन करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।